बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मुकर्रम। रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से मीडियम वेव 585 इस्लामाबाद और रेडियो आज़ाद कश्मीर तड़ाड़खल से आप हमारा प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज़ असलम और ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते हैं प्रोड्यूसर इनाम सोमरो। सामीन मुकर्रम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप मुतअद्दिद कश्मीरी ज़बानों के अंदर पहाड़ी, गोजरी और कश्मीरी ज़बान में हमारा प्रोग्राम जो है वो समाअत फरमा चुके हैं और अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं और इसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो अहम खबरें हैं उन खबरों और तज्जिए और तबसरों से हम आपकी समातों की नज़र करेंगे। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पे हम जिक्र करेंगे वो ऑलरेडी ब्रेक से पहले मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अपने मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलता हूँ और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मोहम्मद शोज़ब अस्करी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के। शोज़ब साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। सामने मुकर्रम, प्रोग्राम का आगाज़ मौजू से करने जा रहे हैं। आपको आगाह करें कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये कहा गया है कि आलमी बरादरी जो है वो तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपनी कोशिशें जो है वो तेज़ करे। इसी हवाले से आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दरीना तनाज़ा फ़लस्तीन की वजह से जो पैदा होने वाला शदीद इंसानी बहरान है और आलमी अमन को लाहक ख़तरात हैं, इसके पेश नज़र आलमी बरादरी पर यह जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करे ताकि जनूबी एशिया जो है वो इस तरह की तबाही के ख़तरे से बच सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में यह कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें या तो तनाज़ा कश्मीर को फरामोश कर चुकी हैं या फिर वो दानिस्ता तौर पर उसे नज़रअंदाज कर रही हैं। हालांकि यह अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद सबसे दरीना तनाज़ा है। शोज़ब अस्करी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह तर्जुमान APHC की जानिब से भी ये कहा गया कि या तो आलमी ताकतें इसको फरामोश कर चुकी हैं या दानिस्ता तौर पर इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरे वाला बात उन्होंने कही है कि दानिस्ता तौर पर इस मसले की जानिब जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी तरह फ़लस्तीन के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। आज जो हालात हैं पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो क्या दुनिया इस इंतज़ार में है कि एक ऐसा ही खुदा न खास्ता एक इंसानी बहरान जो है यहाँ भी जन्म ले तो फिर शायद इनके जो है वो होश के नाखून ये लेंगे कि क्या करना चाहिए था? सर, 3 साल तक एक खित्ते की मुकम्मल नाकाबंदी हो, वहाँ इंटरनेट की सहूलतें ना हों, वहाँ टेलीफोन जैसी बुनियादी सहूलत छीन ली गई हो, वहाँ कारोबार बंद हो, वहाँ सियासी आज़ादियाँ तो बहुत दूर की बात, बुनियादी समाजी आज़ादियाँ यानी बुनियादी नौइयत की गुफ्तगू जैसा अमल जो तमाम इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ मामलात में सरअंजाम दे रहे होते हैं, उस जैसी बुनियादी चीज़ तक पे पाबंदी हो तो हाँ, ये है कि भारतीय अफवाज वहाँ इसराइली फ़ौजों की तरह मुसलसल बमबारी नहीं कर रही और कॉर्पोरेट बमिंग नहीं हो रही। लेकिन अलमियत के दो पहलू होते हैं, एक इंसानी और एक फ़िज़िकल या साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कश्मीरियों के ख़िलाफ़ तो पिछले 75 साल से है और 1989 से तो ये सिलसिला इतना तवील और इतना शदीद है कि इसे अगर हम इंसानी बहरान ना समझें तो मेरे ख्याल से लोगों की इंसानियत पर सवाल उठाना चाहिए। ना सिर्फ आलमी ताकतें कश्मीर और फ़लस्तीन को फरामोश कर चुकी हैं बल्कि वो उसे मुसलसल नज़रअंदाज भी कर रही हैं। आज सुबह नेतन्याहू ने कहा है कि हम गज़ा पे पूरा कब्ज़ा करेंगे और जब तक हम चाहेंगे हम वहाँ रहेंगे। क्या आपको इस मामले पर यूरोप जो ख़ुद को मुहज़्ज़िब और बाज़मीर मुआशरा और तहज़ीब गर्दानता है उसकी तरफ से कोई एक लफ्ज़ी रद्द-ए-अमल भी नज़र आया? यानी जो बाइडन और एंथोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सारे मतलब क्या कहते हैं हर चीज़ के मुदखुद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तब तक इसराइल पर इस तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकते कि वो मासूम लोगों को कत्ल करना बंद करे जब तक इसराइली खुद को महफूज तस्वुर नहीं करेंगे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपकी 90 लाख आबादी हो और आपने 90 लाख आबादी वाले मुल्क पर कब्जा किया हुआ हो। गजा और वेस्ट बैंक की आबादी मिलाकर 90 लाख बनती है। 90 लाख लोगों पर कब्जा करके उनकी जिंदगियां अजीरन बनाकर क्या आप खुद को कभी भी महफूज तस्वुर कर सकते? यकीनन नहीं। इसका मतलब यह है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की उस वक्त तक कत्लेआम जारी रखेगा जब तक फ़लस्तीनी गजा और वेस्ट बैंक से निकल नहीं जाते या वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाते। ये है आलमी खुद साख्ता नाम नेहाद आलमी ताकतों का ज़मीर और ये अब लोगों पर वाज़े हो गया। हालिया फ़लस्तीनी तनाज़े ने
मगरबी तहजीब, मगरबी मुआशरे और मगरबी मुआशरे में ख़ास तौर पर जो उनके यहाँ ताकतवर हल्के हैं, यानी जो लोग हुकूमत में हैं, उन लोगों के चेहरे पर जो मुनाफिकत का नकाब था वो बिल्कुल साफ कर दिया। अच्छा, इस पे आप ये देखिए कि जब यहाँ पे शोज़ब साहब बात आती है यूक्रेन और रूस की, तो यूक्रेन को आप कहते हैं कि नहीं जी वो डिफेंड कर रहा है अपना, तो अगर वो डिफेंड कर रहा है और उसके पास तो फौज भी है, आप उसको फौज दे भी रहे हैं, तो फिर आप रूस के साथ वैसा क्यों नहीं काम कर रहे जो आप इस वक्त इसराइल का साथ दे रहे हैं? तो ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जब अच्छा अगर यूक्रेन के लोग डिफेंड कर रहे हैं और फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो अस्करियत पसंदी कर रहे हैं, कश्मीर के लोग जो हैं वो अस्करियत पसंदी करते हैं अगर अपने आप को डिफेंड करते हैं, लेकिन यूक्रेन और आपके आपके नवाजदह मुल्क जो हैं वो अगर कोई आगे से रिएक्ट करते हैं तो वो आपके लिए जो है वो अपनी खुद मुख्तारी की सलामती है। सर, आपके सवाल में जवाब है, आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी मगरबी ताकतें मुनाफिकत करती हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये किसी तरह की कोई खुदा न खास्ता वो कोई मज़ाहिब के दरमियान जंग हो रही है। हमें सदर बुश की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि हम किसी नई सलीबी जंग की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है हम किसी नई सलीबी जंग की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप ये देखें कि ईस्ट तैमूर इंडोनेशिया का मसला हो तो वो करारदादें यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के लिए आए ही ना, यूनाइटेड नेशन की कोई डिबेट ही ना हो और इंडोनेशिया से ईस्ट तैमूर आज़ाद होके रेफरेंडम हो जाए और वो एक मुल्क बन जाए। फिर आप देखें कि सूडान में तनाज़ा पैदा हुआ हो और साउथ सूडान इंटरनेशनल डिबेट में आने से पहले ये यूरोपियन कंसेंसस डेवलप हो जाए कि जी उसको तो आज़ाद हो जाना चाहिए और वो आज़ाद हो जाए, और रूस यूक्रेन पर हमला आवर हो तो सारे का सारा यूरोप यूक्रेन का हिमायती बन के खड़ा हो जाए और ये कहे कि जी उस वक्त तक ये जंग बंद नहीं होगी जब तक रूस की अफवाज वापस चली नहीं जाती जंग से पिछली सूरत हाल पर। हम कभी भी किसी मसले के हल के लिए जंग को तो कोई जरिया नहीं ना, जंग भी होती है तो वो इसलिए होती है कि कभी ना कभी बातचीत हो। तो दुनिया के तमाम तनाज़े बातचीत से हल होते हैं। ये पॉलिटिकल साइंसेस से जुड़े लोगों का भी कंसेंसस है, सोशियोलॉजी से जुड़े लोगों का भी यही मानना है कि जी बिलाखिर मसला मेज़ पर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होगा। मुझे गसान कानाफानी की बात याद आती है, वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फॉर फ़लस्तीनियन लिबरेशन के हेड थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप इसराइलियों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने जवाब में कहा कि क्या आपने गर्दन और तलवार के दरमियान में मुज़ाकरात होते हुए देखे? क्या गुलेल उठाए हुए बच्चे और टैंक पर आए हुए फौजी, क्या ये दो बराबर फरीक हैं? क्या गजा और इसराइल इन दोनों का आपस में कोई जोड़ है? क्या हमास और इसराइलियन डिफेंस फोर्सेस का आपस में कोई जोड़ है? मुझे यहाँ बासिम यूसुफ की बात याद आती है। जिन लोगों के नाम मैं ले रहा हूँ, हमारे सुनने वालों को चाहिए कि वो उनको इंटरनेट पर तलाश करें और उनकी गुफ्तगू सुने। इस वक्त दुनिया प्रोपोगंडे और नैरेटिव की जंग में इतना आगे जा चुकी है कि अब अगर लोगों तक सच नहीं पहुंचाया जाएगा तो झूठ इस कदर बोला जा चुका है कि अब सच झूठ लगने लगा है। जी हाँ, तो बासिम ने अपने शो में जो हाल ही में रिलीज हुआ है पेरिस मॉर्गन के साथ, उसमें उसने कहा है कि हमास और हिजबुल्लाह, इनके अलावा आप मुझे मशरिक वस्ता में इसराइल का दुश्मन मुल्क दिखाएं जिसके साथ उसका बॉर्डर है। जॉर्डन और इसराइल बॉर्डर शेयर करते हैं, जॉर्डन और इसराइल के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। इसराइल जॉर्डन से जंग नहीं करेगा क्योंकि जॉर्डन इसराइल से जंग नहीं कर सकता। सीरिया और इसराइल बॉर्डर शेयर करते हैं, क्या सीरियन आर्मी इतनी ताकत रखती है कि वो एक भी गोली चलाए इसराइल की तरफ? बिल्कुल। लेबनान जिसके पास कोई फौज बज़ाहिर नहीं है, वो क्या इतना ताकतवर है कि आईडीएफ से लड़ाई कर सके? खित्ते में कोई मुल्क, सऊदी अरब क्या इसराइल से जंग करेगा? क्या इराक इसराइल से जंग करेगा? कौन इसराइल से जंग करेगा जो इसराइल के बॉर्डर पे बैठा हुआ है? कोई मुल्क नहीं लड़ने वाला। एक तरफ 40,000 मुसल्ला जंगजू हैं और एक तरफ 20,000 मुसल्ला जंगजू हैं। उसके मुकाबले पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर 114 अरब डॉलर फौजी इमदाद इसराइल को मंजूर कर चुकी है। ये उस इमदाद के अलावा है जो हर साल इसराइल 40 अरब डॉलर रिसीव करता है। अब आप बताएं, 114 अरब डॉलर लेकर, F-35 जहाज लेकर, गनशिप हेलीकॉप्टर लेकर, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक ओहायो क्लास सबमरीन समुंदर में अमेरिका से लेकर इसराइल किसको तबाह कर रहा है? 5 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को, खवातीन को। बस मुसल्ला कुछ है ही नहीं है। कुछ
कहते हैं कि जी हमने गजा को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, अब हम उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। भाई आप उनके मकानों को, उनके अस्पतालों को, उनके स्कूलों को और उनके पानी पीने के मराकज़ को तबाह कर रहे हैं। और आपने कह दिया है कि हम उस वक्त तक इन लोगों को मारते रहेंगे जब तक ये सारे लोग सहरा सीना की तरफ नहीं भाग जाते। जी हाँ। और आप देखिए उनके वजीर के बयान, जो स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उनके जान से क्या गया, हम तो एटमी हमला जो है वो कर सकते हैं। मतलब इस कदर आप मारें, पसंदी की अरूज है। आप देखिएगा कि अगर इसराइल ने एटम बम भी मार दिया ना तो अमेरिका कहेगा ये इसराइल ने अपने हक के दिफा के अंदर मारे। हालांकि अब सितम ज़रीफ़ी ये है शोज़ा साहब के इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हम ये देख रहे हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंच रही हैं कि इंसान अपनी इस आंख से उसको देख भी नहीं पा रहा है। इस कदर वहाँ पे दिल दहला देने वाले मनाजर जो हैं मौजूद हैं। अच्छा, यही काम हम अगर देखें कि जो फ़लस्तीन के अंदर आप कर रहे हैं, यही दरिंदा सिर्फ एक और मुल्क हमारा हमसाया है जो कि कश्मीर के अंदर ये कर रहा है। मुझे याद है एक बात, क्या नहीं हुआ? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो लोग पत्थर फेंकते हैं भारतीय फौज पर, इनके खिलाफ एक मेजर साहब ने एक निहत्थे कश्मीरी को उठाया, उसके हाथ पांव बांधे और उसे अपनी जीप के आगे बोनट पर बांध दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और उस जीप को उसने शहर में घुमाया फिराया और इसका मकसद ये था कि मेरी जीप पर कोई कश्मीरी पत्थर ना मारे। मतलब इंसानियत की तजलील का और कौन सा मेयार होगा जिसको आप टच कर रहे होंगे इस तरह का अमल सरंजाम देकर। आयरनी ये है, अलमिया ये है कि उस मेजर मौसूफ साहब को हिंदुस्तानी हुकूमत ने कोई बहादुरी का अवार्ड दिया जो वो देते हैं हर साल जनवरी के महीने में कि भाई तुमने बड़ा शाबाश, तुमने बड़ा सूरमे हो, तुम बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अगर उनकी तो बात छोड़ ही दे तो वो अपने उस पायलट को भी दे देते हैं जो यहाँ से पिट के जाता है, तो उसको भी अवार्ड दे देते हैं। आप अंदाजा लगाएं इन लोगों की नीच जहनीत का कि आप एक आदमी को जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं उसको जीप के आगे बांध रहे हैं। मकसद क्या है कि लोग आपकी जीप को पत्थर ना मारे। मतलब और मतलब क्या कहते हैं, अमेरिका के लिए इंडिया जो है वो उनका स्ट्रेटेजिक अलाय है और यूरोप के लिए इंडिया जो है वो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। और ये कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में सबसे बड़ी अक़लियत की हालत ये है कि कोई किराए का मकान लेना चाहे तब उसका मज़हब देखा जाता है, कोई किसी तरह की कारोबार करना चाहे तब उसका मज़हब देखा जाता है, कोई गोश्त खाना चाहे तब उसका मज़हब देखा जाता है। मतलब और क्या कहें कि मैंने देखा है कि वो एक फ्रिज एक पुलिस की जीप उठा के लेके जा रही थी किसी मुसलमान शहरी का। मकसद ये था कि उसका फ्रिज खोल कर देखा जाए कि उसकी फ्रिज में गोश्त कौन सा पड़ा हुआ। तो ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो सोचने वाला आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये इत्तेफाक है कि जिन लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है उनका मज़हब इस्लाम है, या ये कोई सोची समझी साजिश है कि हम दुनिया को तहजीबों के दरमियान और मज़ाहिब के दरमियान ऐसे तसादुम की तरफ ले जाएं कि जहां आपका किरदार, आपकी ज़िंदगी और आपकी अहमियत का हामिल ना हो, बल्कि आपका नाम और आपका मज़हब पूछा जाए और फिर फैसला किया जाए कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। जी हाँ, ये यकीनी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और जिस तरह हम सामने मुकर्रम बात कर रहे थे कि जिस तरह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान की जानिब से भी ये कहा गया कि या तो दानिस्ता तौर पर ये ताकतें जो है इसे नज़रअंदाज कर रही हैं दुनिया की, या तनाज़ा कश्मीर को वो बिल्कुल जो है वो फरामोश कर चुकी हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से हो बात या फ़लस्तीन के हवाले से हो, और इनफैक्ट मुस्लिम ख़त्ते के हवाले से कहीं पर भी बात हो, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया हमें एक ऐसे मोड़ पर नज़र आती है कि जिस तरह वो कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, तो यूँ लगता है कि बस सारी आंखें वो बंद कर लेते हैं और उनको ये लगता है कि आंखें और कान बंद कर लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और यही बात जिस तरीके से शोज़ा साहब ने भी मिसाल दी कि जब सूडान की बात आती है और मशरक़ी तैमूर की बात आती है तो तब जो हमें सूरत हाल नज़र आती है, यूक्रेन की सूरत हाल हमने देखी जो नज़र आती है, उस पर हालात और उस पर जो व्यूज़ जो होते हैं दुनिया के वो यकसर जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। और ये यकीनी तौर पर वो हालात हैं कि जिसकी तरफ दुनिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो शोज़ब साहब, फिर हालात ये हैं कि ये जो हमने इदारे बना दिए अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर, सालाना हमने फ़ंड्स भी बड़े दे दिए, और फिर इसके इंसानी हुकूक़ के अदारे अलग काम कर रहे हैं, मजहबी आज़ादी के हवाले से इदारे अलग काम कर रहे हैं, और फिर इन्हीं इदारों की अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं।
और इन इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर जो है ये बताया गया है कि सूरत हाल जो है वो किस कदर ख़राब होती चली जा रही है। तो ये फरमा दीजिएगा कि क्या ये इदारे फिर सिर्फ नाम नहाद ही रह गए हैं, हमारे पास इनका कोई काम नहीं है, तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए? सर, आप अगर मुलाजा करें तो आप देखेंगे कि सारे आलमी इदारे जिनका ताल्लुक इंसानी हकूक़ से है या इंसानों के साथ होने वाली ज़्यादतियों के अदाद शुमार इकट्ठा करने से है, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, इसको बंद करवाया जाए। वो मुसलसल ये कहते हैं कि भारत की फ़ौजें और भारत की हुकूमत कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती करती है, इसको बंद करवाया जाए। आप सर्द जंग के ज़माने में देखिए तो सारी दुनिया एक तरफ होती थी कश्मीर के मसले पर। वो साबका सोवियत यूनियन हिंदुस्तान के हक में वीटो कर देता था और वो करारदाद पीछे हट जाती थी। पिछले 75 साल से यूनाइटेड नेशन की अगर आप तारीख देखें तो सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होती है, सारी दुनिया की रिपोर्टें एक तरफ होती हैं। अमेरिका बहादुर को खुदा जाने फ़लस्तीनियों का खून नज़र नहीं आता या उनके साथ होने वाली ज़्यादती नज़र नहीं आती। जब भी इसराइल की मजम्मत में कोई करारदाद आती है, एक मुल्क उसको वीटो करता है और वो करारदाद फिर रद्दी की टोकरी में चली जाती है। और वो ठीक। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि वो एक मुल्क है रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका।